दिवाली पर 60 सेकंड में 60 मिठाई बनाने वाली देवरानी। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हैं। आप लोग सब कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं प्रेरणा से प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। देवर जी, ये आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ये उस चुड़ैल के काले जादू का असर है। भाभी, जुबान संभाल कर बात करिए। मैं प्रेरणा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो लड़की जिसने अभी तक इस घर में कदम भी नहीं रखा है, उसके लिए तू अपनी माँ समान भाभी से इस तरह से बात कर रहा है? जिसके आने से पहले ही घर में इतना कलेश हो गया हो, उसके आने के बाद क्या होगा? आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रेरणा से। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। आखिरकार क्या कर दिया उस लड़की ने? क्यों ये उसके पीछे इतना बावला हुआ जा रहा है? माँ जी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो गांव की गंवार लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। हम कभी उसे अपनी देवरानी के रूप में नहीं अपनाएंगे। मैं तो खुद उस गांव की लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इसे कैसे समझाऊं? कुछ महीने पहले कार्तिक अपने काम के चलते रामपुर गांव गया था, जहां उसकी मुलाकात गांव की सीधी सादी लड़की प्रेरणा से होती है। प्रेरणा की सादगी से कार्तिक को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब कार्तिक इस बारे में अपने शहरी परिवार को बताता है तो वो इस शादी के साथ खिलाफ होते हैं। कार्तिक कमरे में बैठकर प्रेरणा से कॉल की बात करता है। आपके घर वाले तो शादी के सख्त खिलाफ है। अब हम क्या करेंगे? मेरे माँ बाप शादी के लिए मान गए, पर आपका परिवार? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मेरी वजह से अपने घर वालों से मत लड़िए। मैं तो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ महीने पहले आई हूँ, लेकिन वो तो शुरू से आपके साथ है। मैं जानता हूँ प्रेरणा, लेकिन आगे की जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। कार्तिक अब पूरी तरह से खाना पीना छोड़ देता है, जिसके चलते घर में सभी लोग काफी परेशान होते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मैंने भैया को बहुत खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम परेशान मत हो मंजू, मैं बात करता हूँ कार्तिक से। बस अब बहुत हो गया उसका नाटक। मिथिलेश जैसे ही कार्तिक के कमरे में जाता है तो देखता है कि कार्तिक बेड पर लेटा हुआ है। तेरी वजह से घर में सब इतने परेशान हैं, कोई ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है। आखिरकार कब तक चलता रहेगा ये? भगवान के लिए भूल जाओ उस लड़की को। कार्तिक मिथिलेश के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसके चलते जब मिथिलेश कार्तिक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक बेहोश है। यह देखकर मिथिलेश काफी घबरा जाता है और अब जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर आते हैं और चेक कर रहे थे। मेरा बेटा ठीक तो है ना? वो 2-3 दिन से कुछ भी खा पी नहीं रहा है। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये तो अपनी जिद पकड़ के बैठ गया है। मैंने इनका चेकअप किया है। अगर इसी तरह रहा तो हमें इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या बात हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकी हेल्थ ठीक हो जाए तो आप इनकी बात मान लीजिए। कोई भी प्रेरणा को घर की बहू बनाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब कार्तिक की हालत देखते हुए ना चाहते हुए भी मंजू और मिथिलेश को कार्तिक के सामने हार माननी पड़ती है और प्रेरणा के घर वालों से मिलकर कुछ समय में घर में शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। कमरे में बैठी काजल फोन पर बात करते हुए, अच्छा मेरी बात तो सुन यार, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा सुन तो सही। क्या हुआ काजल, कुछ बात हो गई क्या? तुम्हें वो मेरी फ्रेंड तारा के बारे में पता है ना? वो कार्तिक को कितना लाइक करती है। तारा हमारी तरह ही रिच और मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है। इस सब के बावजूद भी कार्तिक ने उस गांव की गंवार लड़की को पसंद किया। मेरी फ्रेंड का तो उस लड़की ने दिल तोड़ दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काजल अब सीधा मंजू के कमरे में जाती है। अरे काजल बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तुम्हारे देवर का संगीत है। माँ जी, मेरा तो किसी भी रस्म में बैठने का मन नहीं कर रहा है और मैं जानती हूँ आपका भी नहीं कर रहा है। हम क्यों उस गाँव की लड़की को ला रहे हैं? जानती हूँ बहू, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो लड़की खुद ब खुद देवर जी का पीछा छोड़ देगी। कैसे? बता मुझे। माँ जी, वो गांव की गरीब लड़की देवर जी के साथ इसलिए है क्योंकि हम अमीर हैं। शादी के बाद आप उसका गृह प्रवेश मत करना और सामने नौकरों के लिए जो छोटा सा घर बनवाया था उसी में ही उसे रखना। अमीर घर में शादी करने के बाद जो उसने सपने सजाए थे, जब वो टूटेंगे ना तो देखना कैसे कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी और तब देवर जी को अपनी गलती का एहसास भी होगा। मंजू को काजल की बात काफी अच्छी लगती है, जिसके बाद अब जब कुछ दिन बाद शादी करके प्रेरणा और कार्तिक घर में आने लगते हैं, तभी मंजू उन्हें रोकते हुए, रुक जाओ, घर में गृह प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, क्या हो गया आपको? प्रेरणा को गृह प्रवेश करने से क्यों रोक रही है? कार्तिक, तेरे कहने पर हम इस गांव की लड़की को बहू बनाकर तो ले आए, लेकिन हम इसे घर में नहीं रखेंगे।
मुझे अच्छे से पता है कि इस लड़की ने तुझसे शादी तेरे पैसों के लिए की है। अगर ये तुझसे सच में प्यार करती है और इसे तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं, इसे बगल में नौकरों के लिए हमने जो घर बनाया था उसमें रहना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? घर की बहू को आप नौकरों के घर में रखेंगी? जिंदगी भर के लिए नहीं रख रही हूँ देवर जी, सिर्फ कुछ महीनों की तो बात है। जब ये साबित कर देगी कि इसे आपसे प्यार है, आपके पैसों से नहीं, तो हम इसे घर में ले आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मुझे उस घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं। मैं साबित कर दूंगी मुझे सिर्फ कार्तिक जी से प्यार है, ना कि उनके पैसों से। प्रेरणा उस घर में रहेगी तो मैं भी इस घर में रहूंगा। मैं भी प्रेरणा के साथ वहीं रहूंगा। कार्तिक प्रेरणा के साथ अब सीधा छोटे से नौकरों के घर में चला जाता है, जिसे देखकर मंजू काफी परेशान होने लगती है। माँ जी परेशान मत होइए, देवर जी को एसी, नरम बेड, फ्रिज के ठंडे पानी और इन अमीरों की सहूलियत के बिना जीने की आदत नहीं है। वो तो शाम तक ही वापस घर आ जाएंगे और ये जो महारानी सपने सजा कर आई है ना, इसे भी टूटने में देरी नहीं लगेगी। प्रेरणा, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम बहुत सपने सजा कर आई थी अपने ससुराल में, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इन सब चीजों की आदत है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो मेरे साथ हो। अपनी खुददारी दिखाते हुए कार्तिक अपनी खुद की कंपनी छोड़ देता है और छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। तो वहीं अपना पत्नी धर्म निभाते हुए प्रेरणा अपने पति का अच्छे से ध्यान रखती है। सुनिए जी, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, और हाँ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, थोड़े पैसे दे दे तो मैं ले आती। मेरे पास तो ये 200 रुपए हैं, तुम इससे ही सब्जी ले आना। घर का बाकी राशन मैं आते हुए ले आऊंगा। बालकनी में खड़ी मंजू। खून जल रहा है मुझे मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखकर। हफ्ते भर में ही मेरा बच्चा कमजोर हो गया। पता है, काजल सुबह सुबह काम पर निकल जाता है और देर देर रात तक घर लौटता है। आप क्यों परेशान हो रही है? कुछ दिनों की तो बात है, अब आप देखती जाइए हम क्या करते हैं। काजल और अंजलि अपने महंगे महंगे गोल्ड डायमंड के सेट पहनकर अब सीधा प्रेरणा के पास आती हैं, जहां प्रेरणा आंगन की झाड़ू लगा रही होती है। अपनी दोनों जिठानियों को देखकर प्रेरणा, अरे जेठानी जी, आप आइए आइए। नहीं नहीं, रहने दो, हम यही ठीक है। वो क्या है ना, नौकरों के घर में जाने की हमें आदत नहीं है। वैसे कब तक कंटिन्यू करोगी अपना ये नाटक? दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा भोली बनकर तो मत दिखाओ। हमें पता है तुमने कार्तिक से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की। देखो, अब ये नाटक कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम तुम्हें उतने पैसे दे देंगे और फिर तुम कार्तिक की जिंदगी से चले जाना। बस करिए दीदी, अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। आप मेरे और उनके प्यार को पैसों से कैसे तोल सकती हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप। प्रेरणा गुस्से में अपने घर में चली जाती है, जिसे देखकर काजल और अंजलि मुंह बनाकर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और अब साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आने वाली होती है। हॉल में बैठे सभी चाय पीते हुए, मंजू ये देखो, दिवाली आने में अभी समय है, लेकिन अभी से ही हमें कितने लोगों से मिठाई ऑर्डर आने लगे हैं। इससे तो कई लोग तो हमारी जान पहचान के हैं। सोचा नहीं था मैंने कि कुछ महीने पहले शुरू किया हुआ हमारा मिठाई का काम इतनी जल्दी फैल जाएगा। मेरा तो अब किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, हर वक्त बस अपने बच्चे की फिक्र सताती है। देवर जी आपकी आंखों के सामने ही है, कहीं दूर नहीं गए, और मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी ही उस गांव की गवार को छोड़कर हमारे पास वापस आ जाएंगे। मिथिलेश ने कुछ महीना पहले ही अपने बिजनेस के साथ साथ एक छोटा सा मिठाई बनाने का बिजनेस शुरू किया था। दिवाली को आने में अभी अच्छा खासा समय था, लेकिन फिर भी अभी से ही मिथिलेश के पास मिठाइयों के ऑर्डर आने लगे थे, जिसके चलते मिथिलेश गांव से आई कुछ लड़कों को अपने यहाँ मिठाई बनाने के काम पर रख लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा घर का कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि तभी उसे एक दीवार पर पोस्टर दिखता है, जिसे पढ़कर, इस फैक्ट्री में कर्मचारियों की जरूरत है, दिन का 300 रुपए मिलेगा। ये तो काफी सही है। वैसे भी मैं घर में दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, अगर थोड़े पैसे कमाऊंगी तो उनकी मदद भी हो जाएगी। ऊपर से दिवाली का त्योहार भी आ रहा है, उसके लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। प्रेरणा अब ये सारी बात कार्तिक को बताती है, चटाई पर खाना खाते हुए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इस तरह चंद पैसों के लिए काम करो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सोच रखा था, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सका, और अब तुम्हें मेरे होते हुए काम करना पड़ रहा है। मेरी माँ भी बाबा के साथ मिलकर उनके काम में काफी मदद करवाती थी, तो मैं क्यों नहीं करवा सकती? अगर घर में 4 पैसे आएंगे तो अच्छी बात है ना, हम आगे के लिए बचत तो कर सकते। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा काम करने का इतना ही मन है तो तुम करो, लेकिन अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, मेरी बात याद रखना। कार्तिक की बात सुनकर प्रेरणा काफी खुश हो जाती है, और अब अगले दिन प्रेरणा भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके हर रोज काम के लिए फैक्ट्री चली जाया करती थी।
और जब यह बात घर में सभी को पता चलती है, डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते हुए। इतने बड़े परिवार की बहू इतनी छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है, अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये प्रेरणा की बच्ची आखिरकार चाहती क्या है? पैसों का लालच दे दिया, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुई, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी कुछ समय और गुजरता है और अब दिवाली में मुश्किल से हफ्ता भर रह जाता है। बड़ा खूबसूरत है जी बाजार तो। यहाँ पर दिवाली की सजावट के लिए कितना सारा सामान मिल रहा है। मैं तो खुद पहली बार इस बाजार में आ रहा हूँ, वरना हमेशा दिवाली का सामान मॉल से ही आता था हमारे घर। वो देखो वहाँ कितनी सुंदर सुंदर लड़ी हैं, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने कम कमाई में भी काफी खुश थे और बचत करते हुए दिवाली का सामान ले रहे थे। तभी प्रेरणा की नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर जाती है जो अभी से ही दिवाली के लिए 2 से 3 तरह की मिठाई बेच रही होती है और लोग उससे मिठाइयाँ ले भी रहे होते हैं। अम्मा को क्या देख रही हो? लगता है तुम्हें उनकी मिठाइयाँ लेनी है। मुझे तो मिठाई बनानी आती है। आपको तो पता है पापा गांव में हलवाई हैं, उनसे मैंने कई तरह की मिठाई बनानी सीखी है। इन्हें देख देख कर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं भी अब मिठाई बनाकर शाम के वक्त बेचूं, इससे हमारी काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम्हें मिठाई बनानी आती तो है, तो फिर क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे हाथ की मिठाई खाना चाहूंगा। कार्तिक और प्रेरणा कम से कम पैसे का इस्तेमाल करके दिवाली का सजावट का सामान लेते हैं और बचे पैसों से मिठाई बनाने के लिए सामान ले लेते हैं, जिनसे अब हर रोज प्रेरणा थोड़ी थोड़ी ताजी मिठाई बनाती और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती, जिसे देख अंजलि, हमारे पूरे परिवार को बदनाम करने के लिए आई है ये। अभी जाकर इस बारे में माँ जी को बताती हूँ। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इसे। एक तरफ अंजलि ये सारी बात जाकर मंजू को बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश अपनी मिठाई बनाने वाले कारीगरों को इकट्ठा करता है। यह पहला दिवाली का मिठाई का ऑर्डर है, मैंने सारा सामान अच्छे से भरवा दिया है। तुम लोग अभी से ही मिठाई बनाने की तैयारी में लग जाओ। हर कस्टमर को समय से उसकी मिठाई पहुंच जानी चाहिए। जी मालिक, समय से सभी को उनकी मिठाई पहुंच जाएगी, आप उसकी फिक्र मत करिए। कारीगर को समझाकर मिथिलेश घर आ जाता है और अगले दिन पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाता है। सभी लोग तैयार होकर घर से बाहर निकलते ही हैं कि तभी मिथिलेश को उसके एक कारीगर का कॉल आता है, जिसे सुनकर मिथिलेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? मैंने गांव से जो कारीगर बुलाए थे मिठाई बनाने के लिए, वो सब रातों रात सारा माल चोरी करके भाग गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनका कुछ पता चला? कहाँ गए कहाँ नहीं? गांव के लोग थे, वो सामान चोरी करके पता नहीं किस बिल में घुस गए होंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं गांव के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कस्टमर के पैसे वापस तो मैं कर दूं, पर मेरे काम की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी प्रेरणा और कार्तिक बाजार से हर दिन की तरह मिठाई बेचकर घर आते हैं और जब वो पूरे परिवार को घर के बाहर खड़े होते हुए इस तरह परेशान देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं, जहां कार्तिक को अपने भाई से सारी बात पता चलती है। आपने बिना जांच पड़ताल के उन लोगों को रखना ही नहीं चाहिए था। अब क्या सोचा है आपने आगे? कस्टमर के पैसे वापस करेंगे तो इससे हमारी बेइज्जती भी होगी और वापस हमारा काम भी नहीं चल सकेगा। मेरे पास एक तरकीब है, मुझे मिठाई बनानी आती है। अगर मैं मिठाई बनाऊं तो 2-3 लोगों के लिए मिठाई नहीं बनानी है। पता है कितने कस्टमर हैं और कितनी तरह की मिठाई बनानी पड़ेगी? सड़क पर मिठाई बनाकर बेचना और इसमें दोनों में बहुत फर्क है। और वो कारीगर भी तो तुम्हारी तरह गांव के ही थे, तुम भी तो सामान लेकर भाग गई। तो बस भी करिए भाभी, प्रेरणा आपकी मदद करना चाह रही है और आप हैं कि उसे ऐसे ताने दिए जा रही हैं। अगर प्रेरणा अच्छी मिठाई नहीं बनाती तो हाथों हाथ हर शाम प्रेरणा की मिठाई नहीं बिकती। मैं कार्तिक की बात से सहमत हूँ। पैसा तो कभी भी गवाकर कमा सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो वो नहीं कमाई जाती। सभी चीजों को देखते हुए मिथिलेश प्रेरणा को मिठाई बनाने की परमिशन दे देता है, जिससे उसकी दोनों जेठानियों का मुंह बन जाता है। और अब अगले दिन होते ही घर के बाहर एक टेंट लगता है। ईंटें और बेसन, दूध, मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट जैसे सामान आते हैं। अरे इतनी ईंट काफी है या और लेकर आऊं? मिठाई बनाने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल होंगे वो भी आ रहे हैं और सामान भी हमने सारा मंगवा दिया है। हाँ, कुछ और चाहिए हो तो बता दो। नहीं, इतना काफी है और इतनी ईंट भी ठीक है। अब मैं जल्दी से चूल्हा बना लेती हूँ। दूर कुर्सी पर छाता लिए बैठी जेठानियां। देखो कैसे हमारे पतियों को मजदूर की तरह काम पर लगवा लिया। मुझे तो अब पूरा भरोसा है कि इसकी मिठाई खाकर कस्टमर को लूज मोशन जरूर लगेंगे। प्रेरणा अपनी साड़ी का पल्लू लेकर कमर में अटकाती है और सबसे पहले ईंटों के 2 बड़े चूल्हे बनाती है और लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाती है। फिर एक चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई रखती है और उसमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनती है। बेसन भी अच्छे से भुन गया है, अब जल्दी से चाशनी तैयार कर लेती हूँ। फिर चूल्हे पर
बड़ी सी कढ़ाई रखकर प्रेरणा कढ़ाई भरकर पानी और ढेर सारी चीनी डालकर चाशनी तैयार कर लेती है और बेसन और चाशनी को अच्छे से मिलाकर एक हाथ में बेसन का मिश्रण लेती हुई फटाफट उससे लड्डू बनाती जाती है और हवा में उड़ाकर दूसरे हाथ से कैच करती जाती है। एक साथ हवा में 10 लड्डू बनाकर वो छोड़ती और दूसरे हाथ से कैच करके दूसरी थाल में रखती, जिसे देखकर उसकी दोनों जेठानियां, इंसान होकर रोबोट की स्पीड में लड्डू कैसे बना रही है? पलक झपकते इसका एक लड्डू बन रहा है, हाथों हाथ लड्डू बना बनाकर थाल भरती जा रही है। तो मैं भी वही देख रही हूँ, इसका मतलब सच में इसके पापा हलवाई हैं। प्रेरणा सेकंड्स में ढेर सारे लड्डू बनाकर थाली में भर भर कर रखती जा रही थी। तो वहीं अब जैसे बेसन के लड्डू बन जाते हैं तो प्रेरणा अपने पति की मदद के साथ बूंदी के लड्डू तैयार करने लगती है। कार्तिक चाशनी बना रहा था और प्रेरणा घोल बनाकर बूंदी टलती है। इतना पानी काफी है या और डालूं? और पानी डाल दीजिए, फटाफट बूंदियां तल लेती हूँ। बड़ी से देसी घी की कढ़ाई में ढेर सारा बूंदी तल कर उसमें से चाशनी मिलाकर प्रेरणा अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए फटाफट गोल गोल लड्डू उछाल उछाल के बना रही थी और थाली पर थाली भरती जा रही थी। पापा जी, बेसन और बूंदी के लड्डू तो तैयार हो गए, दोनों मिठाई बन गई हैं। अब आप इन्हें जल्दी से पैक करवा दीजिए। ठीक है। मिथिलेश अपने दोनों बड़े बेटों के साथ मिलकर फटाफट मिठाई के डिब्बे में मिठाई रखता जा रहा था। तो वहीं प्रेरणा, इतने गुलाब जामुन तो ठीक है, थोड़ी और बना लेती हूँ, घर वालों को भी पसंद आएंगे। लड्डू के साथ साथ अब प्रेरणा फटाफट गुलाब जामुन और रसगुल्ले के लिए भी गोलियां बनाने लगती है और फटाफट बना बनाकर उन्हें तेल में छोड़ देती है। चलो, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला तो तैयार हो गए, अब बाकी मिठाई की तैयारी करते हैं। लड्डू बनाने के बाद अब प्रेरणा बर्फी बनाने के लिए दूध गर्म करती है और उसमें नींबू निचोड़कर उसे फाड़ देती है, जिसे देख, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? इतना सारा दूध फाड़ के बर्बाद कर दिया। अरे इस दूध से मिठाई बनानी थी, ना कि पनीर। इसने तो जितना फायदा नहीं करवाया उससे ज्यादा तो नुकसान ही करवा दिया। अभी पापा जी को बताते हैं इस बारे में। भाभी, आपको मिठाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब तक मैं दूध को फाड़ूंगी नहीं तो बर्फी कैसे बनाऊंगी? हाँ, पता है, ज्यादा मत बोलो और अब जल्दी से मिठाई बनाओ। पता है ना कि कितनी सारी मिठाई बनानी रह रही है। प्रेरणा छेना की बर्फी का बैटर झटपट तैयार करके उन्हें थाली में से निकाल कर फटाफट काटने लगती है। सेकंड में ही प्रेरणा थाली में मिठाई भर भर के रख रही थी। कुछ ही घंटे में प्रेरणा ने आधी से ज्यादा तरह की मिठाइयां बनाकर तैयार कर दी थी। तुमने तो काफी कम वक्त में कितनी सारी मिठाइयां बना दी। लगता है तुम बचपन से यही काम करती आ रही हो। नहीं माँ जी, वो तो बस बाबा के साथ कभी कभी बना लेती थी। अरे बहू की तारीफ ही करती रहोगी या मिठाई भी खाओगी? जल्दी जल्दी बनाने के साथ साथ बहू के हाथ में स्वाद भी काफी है। सभी लोग अब एक एक बर्फी का टुकड़ा उठाकर खाते हैं, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। अंजलि काजल कानाफूसी करती हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मिठाई तो काफी बढ़िया बनाई है। सेकंड में मिठाई बनाकर तैयार कर रही है और स्वाद भी भरपूर है। वो तो है, मिठाई सच में काफी अच्छी बनी है। मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी मिठाई कभी नहीं खाई। मिठाई खा करके जेठानियां तारीफ नहीं करती, तो वहीं अब अलग अलग तरह की बर्फी बनाने के बाद बारी आती है काजू कतली की। अरे प्रेरणा, तुमने तो काफी कम टाइम में काजू कतली तैयार कर ली। अभी तो गाड़ी गई है बस मिठाई देने के लिए और इतनी सारी मिठाई के डब्बे पहले से ही तैयार हो रखे हैं। क्या करूं जी, कम से कम 50 से 60 तरह की मिठाई है, वो भी इतनी ज्यादा बनानी है, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। तुम देखना, आज तुम्हारी इस मेहनत के बाद सभी घर वाले तुम्हें जरूर अपनाएंगे, ये मेरा दिल कह रहा है। कार्तिक की बात सुनकर प्रेरणा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और खुश होकर दोबारा मिठाई बनाने की तैयारी में लग जाती है। और अब जलेबी का मिश्रण तैयार करके फटाफट गर्मा गर्म तेल में प्रेरणा जलेबियां छोड़ती है और फिर उन्हें चाशनी में अच्छे से डाल देती है। भाभी, जलेबी से तो काफी बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे आप रसमलाई कब बनाओगी? मुझे तो रसमलाई का इंतजार है। रसमलाई की भी आधे से ज्यादा तैयारी हो गई है, अब बस जलेबी बनाकर रसमलाई बनाने जाऊंगी। प्रेरणा एक हाथ से जलेबी तेल में तलती है और दूसरे से निकाल कर वो उस स्पीड में मिठाई बना रही थी मानो जैसे कि उसे अपनी पूरी जिंदगी के 25 साल सिर्फ मिठाई बनाने में ही गुजारी हो। ढेर सारी तरह तरह की मिठाई बनाते बनाते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता। चलो, सारी मिठाई समय से तैयार हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सभी तरह की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। पापा जी, सारी मिठाई बन चुकी है और मैंने उन्हें अच्छे से पैक भी कर दी है। बस आप उन्हें जल्द से जल्द कस्टमर को भिजवा दीजिए। मैंने गाड़ी वाले को कॉल किया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। सुबह से तो हम लोग बाहर ही हैं, अब घर के अंदर चलना चाहिए हमें। कब तक बाहर खड़े रहेंगे? मेरी तो कमर ही दुख गई और वैसे भी कल दिवाली है, मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है। हाँ माँ जी, चलिए अंदर चलते हैं।
हमें तो वैसे भी अपना फेशियल करना था और आप सबको भी तो दिवाली की तैयारी करनी है। दोनों जिठानियां सभी परिवार वालों को घर के अंदर ले जाती हैं और प्रेरणा एक बार फिर अकेले रह जाती है, जिसे देख कार्तिक। प्रेरणा, तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ आज तुम काफी थकी हुई हो, तो दिवाली की सजावट के काम मैं कर दूंगा। शादी के बाद आपके साथ साथ ये मेरी भी तो पहली दिवाली है, तो आप अकेले सजावट क्यों करेंगे? चलिए अब हम भी दिवाली की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रेरणा और कार्तिक दोनों मिलकर दिवाली के लिए पूरे घर की अच्छे से सजावट कर देते हैं और अगले दिन होते ही प्रेरणा घर में दिवाली के लिए पकवान बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मिठाई बनाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम तो दिवाली के पकवान भी बनाने में कुछ कम नहीं हो। देखना, जब शाम को सभी घर वाले तुम्हारे हाथ के बने हुए पकवान खाएंगे ना, तो कितने खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने मुझे अपनाया है, और ऊपर से जो मैंने कल मिठाई बनाई है पता नहीं ग्राहकों को पसंद भी आएगी या नहीं। अगर पसंद नहीं आई तो फिर तो सभी मुझसे और नफरत करने लगेंगे। प्रेरणा, मुझे पूरा भरोसा है कि सभी कस्टमर को तुम्हारी बनाई हुई मिठाई जरूर पसंद आएगी, और अगर नहीं भी पसंद आए तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। कार्तिक भी प्रेरणा के साथ मिलकर दिवाली के पकवान और घर के लिए थोड़े बहुत मिठाई बनवाता है। शाम होते ही प्रेरणा सबसे पहले आंगन में रंगोली बनाती है और दोनों पति पत्नी तैयार हो जाते हैं, तो वहीं कार्तिक के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। माँ जी, कल जितने भी कस्टमर को हमने मिठाई भिजवाई थी उनमें से किसी का भी हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी बनाई हुई मिठाई खाकर किसी कस्टमर की तबीयत ना खराब हो जाए। शुभ शुभ बोल, ये लोग गए हैं अभी बाहर कस्टमर से रिव्यू पता करने के लिए। मंजू इतना बोल रही होती है कि तभी मिथिलेश अपने दोनों बेटों के साथ बाहर से आता है। सभी के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी झलक रही होती है। हमारे पास तो कस्टमर तो दुकान पर जाकर मिठाई की तारीफ कर रहे हैं। सभी की प्रेरणा की बनाई हुई मिठाई काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जितने ऑर्डर हमने दिवाली के लिए नहीं मिले ना, उतने तो अब आगे आने वाले त्योहार के लिए हमें मिल रहे हैं। आप लोग सच कह रहे हैं? हाँ माँ, सच कह रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि लोगों ने कितनी तारीफ की है। वो तो ये कह रहे थे कि आखिरकार किस मिठाई वाले ने इन मिठाइयों को बनाया है। सभी को मिठाइयाँ काफी पसंद आई हैं। जिस स्पीड में वो मिठाई बना रही थी तो मुझे लगा नहीं था कि किसी को मिठाई पसंद आएगी, लेकिन मिठाई में तो स्वाद भरपूर था। अब वक्त आ चुका है कि हम बहू को ले आए। बहुत समय तक हमने अपने घर की लक्ष्मी को बाहर रखा, लेकिन अब और नहीं। परिवार इधर प्रेरणा को घर लाने की तैयारी करने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा कार्तिक के साथ दिवाली का लक्ष्मी पूजा करती है और प्रार्थना करते हुए कहती है, माता रानी, आप जानती हैं कि मैंने सिर्फ इनसे प्यार किया और जिंदगी भर करती रहूंगी। मुझे पता है कार्तिक जताते नहीं, लेकिन इन्हें भी अपने परिवार की बहुत याद आती है। प्रेरणा मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी पूरा परिवार आ जाता है। तुमने तो हमारे बगैर ही दिवाली की पूजा कर ली, लेकिन हमने तुम्हारे बगैर दिवाली की पूजा नहीं की। चलो अब जल्दी से आ जाओ, इस बार दिवाली की पूजा तुम ही करोगी। इसका मतलब आप लोगों ने प्रेरणा को अपना लिया? हाँ बेटा, बस अब बहुत हुआ। घर के बहू बेटे को हम कब तक इस तरह दूर रखेंगे? चलो अब जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, और मुझे तो आपकी बनाई हुई मिठाई भी खानी है। अब आप जल्दी से आ जाइए कि पूजा के बाद हम सब मिलकर ढेर सारी मिठाई खाएंगे। सभी प्रेरणा को लेकर घर आते हैं, जहां मंजू के कहने पर अलीशा और काजल ने गृह प्रवेश की तैयारी कर रखी होती है। कलश को दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। उस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं हुआ था ना, और बिना गृह प्रवेश के भला बहू अपने ससुराल आती है? अपनी सास की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखें भर आती हैं और अब वो गृह प्रवेश करते हुए कदम रखती है, जिसके बाद अब सभी के साथ मिलकर प्रेरणा दिवाली की पूजा करती है। कल जो हुआ उसके बाद हमें यकीन हो गया कि तुम हमारे कार्तिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारे गांव से होने की वजह से हमें तुमसे काफी दिक्कत थी, लेकिन कल तुमने हमारे लिए जो किया उससे हमारी इज्जत तो बढ़ी ही बढ़ी। साथ ही अब हमें काफी भारी मात्रा में मिठाई के ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सच कह रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से हमारी मिठाई का बिजनेस का जो भी कारोबार है वो तुम संभालो। मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कल तक जहाँ इसकी बुराई करते थे, वहीं आज जिसे कारोबार संभालने के लिए दे रहे हैं। ये आपका मेरे लिए प्यार है, लेकिन आपने मुझे सच में काफी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं इसे कैसे करूंगी? जब ये कह रही है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो रहने दीजिए ना। बहू, जो जिस काम के लिए बना है उसे वही काम करना चाहिए, और हम सब हैं ना प्रेरणा बहू की मदद करने के लिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। हम सब हैं तुम्हारी मदद के लिए। सबकी बात मानकर प्रेरणा अब हामी भर देती है और अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाता है।
प्रेरणा अपने ससुर के साथ मिलकर अपने मिठाई का कारोबार संभालती है। प्रेरणा की जल्दी मिठाई बनाने की स्पीड और मिठाई के अच्छे स्वाद के चलते दिन पर दिन उनके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। तो वहीं जहां पहले प्रेरणा की दोनों जिठानी उसे खास पसंद नहीं करती थी, वही अब समय बिताने के साथ साथ उनसे भी धीरे धीरे प्रेरणा के रिश्ते ठीक हो जा रहे थे।